तो कहाँ तक देख चुके थे हम लोग? यहीं से देखना था ना, संथाल अगुआ बासिंदे। एक शब्द लगा है अगुआ बासिंदे, ठीक है। अगुआ का मतलब क्या होता है? थोड़ा कम करो, बहुत तेज हो गया है, हल्का हल्का कहाँ। हाँ, अगुआ का मतलब क्या होता है? तो आगे आगे। सबसे पहले समझ में आ आगे रहा है? तो होता यहाँ है। कुछ है नहीं, ठीक है। मतलब कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को समझ जाओगे, पैटर्न को, तो समझ में आ जाएगा। हमने देखा कि जब अंग्रेज आ गए तो जनजातीय जो लोग थे उनमें जो पहाड़ी जनजाति थे, ठीक है, पहाड़ी जनजातियों को अपने कंट्रोल में करना इनके लिए इतना आसान क्या था? नहीं था। नहीं था, ठीक है। लेकिन अब दूसरे जो जनजाति जो क्षेत्र है, जो झारखंड की तरफ वही है, ठीक है। देखा जाए तो इधर थोड़ा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ। अब तुम लोग मैप देख के आए कि नहीं आई हो? भागलपुर के देखी हो? देख के आई हो? नहीं देखे हैं। बहुत समस्या है यही, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट रहो, जितना जो कहा जा रहा है उतना दिखना चाहिए। भागलपुर कहाँ है? कटिहार चाहिए पूर्व में। ठीक है, कटिहार के जस्ट नीचे, मतलब जस्ट थोड़ा सा अगर नीचे चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? बंगाल में चला जाएगा, है कि नहीं है? है। तो जो संथाल लोग थे, संथाल लोग झारखंड के, ठीक है, अगर देखा जाए अभी वर्तमान में, तो ये लोग किधर थे? इधर पश्चिम की तरफ। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे संथाल लोगों ने हमने देखा कि ये जो वही है, संथालों के लिए जो अगुआ चीज़ का जो प्रयोग किया जा रहा है, कि वहाँ पे रहने वाले जो बसिंदे थे, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले जो भी, चूँकि अंग्रेज़ों का सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। बंगाल में हुआ, ये सारे क्षेत्र में क्या हुआ? उनका कंट्रोल हुआ अंग्रेज़ों का। तो बंगाल के आसपास, ठीक है, आसपास जो भी यहाँ पे पहाड़ी इलाका था, कौन सा इलाका था? पहाड़ी इलाका। मैंने अगर देखा जाए तो इन पहाड़ी इलाकों का संबंध किससे है? राजमहल की किससे है? पहाड़ियों से। राजमहल की पहाड़ियों का श्रेणी जो है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है। इन राजमहल के श्रेणियों में, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो भी कौन लोग थे? जनजातीय लोग थे। हमने देखा कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बर्बरता के थोड़ा क्या थे? नज़दीक थे। माने लूट के मारना, ठीक है, बाकायदा जो भी यहाँ के ज़मींदार होते थे बंगाल के, इनको क्या करते थे? खिरा देते थे, ठीक है, संस्कार देते हाँ, थे। सब देते थे कि नहीं देते थे कि भाई इनको क्या किया जाएगा, भाई ये जनजातीय लोग उनको सुरक्षा देते थे, है कि नहीं है? साथ में इनके जंगलों से व्यापार होकर जाता था उसके बदले, ठीक है। मैंने कहने का मतलब यहाँ पे समझो बात को। लेकिन अब इस बंगाल में अब कौन आ गया? अंग्रेज आ गए। जब अंग्रेज आए तब इन जनजातियों से इनका जो संबंध था कैसा था? क्या अच्छा हो पाया? नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। इसी चीज़ को समझना है। जब अच्छा यहाँ पे नहीं हो पाया तो इसका मतलब कि जनजातियाँ क्या है? फ्री रहना चाहते हैं। कुछ जनजातियों को इन लोगों ने क्या किया? अपने अधीन किया, लेकिन अधिकतर जनजाति क्या रह गए? बाहर रह गए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो संथालों की बात की जा रही है यही है। अब संथाल जो है धीरे धीरे धीरे, मैंने अभी बताया कि लगभग मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की तरफ, मैंने बिहार और जो झारखंड का जो क्षेत्र है वर्तमान में, कहाँ थे ये? पश्चिम की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहीं विंध्य सतपुड़ा रेंज है, बहुत लंबा लंबा रेंज है। समझ में आ रहा है ना? अभी भी मध्य प्रदेश में तुमको जनजातीय समाज ठीक ठाक मिलेगा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है, दलित वर्ग है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखना। तब संथाल लोग हमने देखा कि जब ये जनजातीय लोग, ये भी संथाल भी क्या है? जनजातीय लोग हैं यहाँ पे, कोई नया नहीं है लोग। ये वही बेल्ट है, विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज। अब उधर मत जाना, बहुत पश्चिम की तरफ, ठीक है। मैंने विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज का जो पूर्वी इलाका है, मध्य प्रदेश का जो, हाँ, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, है कि नहीं वर्तमान में, उड़ीसा का ऊपर का बेल्ट, यही वाला बेल्ट अगर देखा जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे अभी भी जनजातीय लोग क्या है? रहते ही रहते हैं। पूरा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, सब यहाँ पे रहते हैं। तो अब संथालों के लिए जो बात की जा रही है, बहुत मैं घुमाना फिराना नहीं चाहता हूँ, कि संथाल लोग यहाँ पे, ये लोग क्या हो चुके हैं? अगुवाई कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? अगुवाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो भाई जो चीज़ अंग्रेज चाह रहे हैं ये यहाँ करते हुए क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। सब कृषि कर रहे हैं, है कि नहीं है?
कुछ कुछ यहाँ पे वस्तु भी उगा रहे हैं। उगा रहे हैं कि नहीं उगा रहे हैं? तो यहाँ यही हमें समझने की क्या करना है, कोशिश करना है कि ये भी जनजाति है, लेकिन ये जो संथाल है अपने आप में थोड़ा सा इनके अंदर क्या है, प्रगतिशीलता के तत्व तो यहाँ पे क्या होता है, दिखाई देता है बाकी अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में। कोई दिक्कत? तो भैया अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर हमको इन जनजातियों को अपने अंडर कंट्रोल करना है तो हमें यहाँ ही फॉल्ट ना लगा के कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, संथालों में लगाना है। और संथालों को अब अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण देना क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। जब अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण देना शुरू कर दिया गया तो अब वही था कि भाई क्या करना है, जो भी भूमि था, जंगली वाली जो भूमि था, खेती ये भी कर रही है जो जनजाति है, झूम कृषि कर रहे हैं, है कि नहीं है, कर रहे हैं, लगा के चले जा रहे हैं, जो भी साफ सफाई झाड़ी वाड़ी एक आध पेड़ और काट दे रहे हैं। लेकिन अंग्रेज क्या चाह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से क्या कर दे, उसको ख़त्म ही कर दें, झाड़ी वाड़ी जंगल क्या कर दें, ख़त्म ही कर दें। तो वो जो प्रक्रिया थी, ये लोग उतने पक्ष में क्या होते हैं, झुकाई यहाँ पे नज़दीक क्या होते, दिखाई नहीं देते जितने कि संथाल दिखाई देते हैं। यानी संथाल बिल्कुल नाम जनजातीय है, प्रगतिशीलता के तत्वों से युक्त है। धीरे धीरे ये अस्थायी ठीक है रूप से रहने लगते हैं, बस जाते हैं, सब व्यापारिक गतिविधियाँ क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। और ये सब चीज़ अगर देखा जाए तो अंग्रेज लोगों के संरक्षण में हो रहा है। अंग्रेज लोग बोल रहे हैं काटो, ज़मीन काट दो, सॉरी क्या बोलते हैं, वन काट दो। बहुत सारे वनों की इनकी द्वारा क्या कर दी जाती है, कटाई कर दी जाती है, भूमि को बसाया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे अभी जो संथाल है और दूसरा कौन है, पहाड़ी जनजाति है, इनके बीच थोड़ी सी क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। लेकिन इस समस्या का निदान ठीक है अंग्रेजों के द्वारा निकाल लिया जाता है, क्योंकि अब अंग्रेज संरक्षण किसको दे रहे हैं, संथालों को। तो ये जनजाति अब क्या करेंगे, अब पहाड़ी इलाकों में जो बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ नहीं रहते हैं, बल्कि जनजातीय लोग कहाँ और पहाड़ी इलाकों में कहाँ चले जाते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं। कोई दिक्कत? अब आसपास के जंगल को ठीक है, जो भी पहाड़ी इलाका है, जो बाहरी लोग थे उनकी जगहों पे संथाल लोग चला गया। संथाल लोग जंगल वगैरह की खूब कटाई किया, साफ किया, अब अपना लाइफ स्टाइल लोग जी रहा है। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कब शुरू हो गया, अब इन संथालों को उस ठीक है जो अस्थाई बंदोबस्त था, इस बंदोबस्त के तहत क्या किया गया, धीरे धीरे लाया जाने लगा। अर्थात अब इन संथालों से भी क्या किया जाने लगा, कर वसूला जाने लगा। सबसे बड़ी समस्या यही थी संथालों के साथ। जब कर वगैरह जब वसूला जाने लगा संथालों से, तो फिर उनको समस्या क्या होगी ही होगी। तब उनको समझ में आया, अच्छा ये बात है, समझ में आया। तो उसी में संथाल विद्रोह होगा। अब ये सिर्फ कर को लेकर नहीं होगा, ठीक है, उनकी जो क्या बोलते हैं कि जनजातीय जो प्रणाली है, उनकी जो भी रीति रिवाज है, आगे हम लोग जब संथाल विद्रोह देखेंगे तो उसके कई सारे डायमेंशन को क्या करेंगे, देखेंगे। ये कारण नहीं था यहाँ पे, लेकिन उसमें से एक कारण क्या था, एक कर वाला व्यवस्था था। समझ में आया? तो वहीं के पूरी की पूरी बातें यहाँ पे समझाने की तुम लोगों की कोशिश की जा रही है कि संथाल लोग कैसे अगुआ बासिंदे बने, कैसे लोग राजमहल की पहाड़ियों की तरफ आए, कैसे वहाँ की पहाड़ी जनजातियाँ धीरे धीरे अंदर चली गई, कैसे इन लोगों ने अपना पूरा अस्थाई कृषि करना शुरू कर दिया, अस्थाई बसना शुरू कर दिया, बहुत सारे भूमियों को काट दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनको अपने ठीक है कर व्यवस्था के अंदर क्या कर लिया, जब डाल लिया तो फिर अब उनको समस्याएं क्या लगी, होने लगी। अब ये सारी जो बातें हैं ये कौन बता रहा है, बुकानन बता रहा है। क्या कर रहा है, बुकानन बना रहा है। अब तो बुकानन बता रहा है, हमें समझना है बुकानन कहाँ का था, फ्रांस का था। फ्रांस का भले था, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में क्या था, मौजूद था, क्योंकि बाकायदा वो ठीक है विलेजली का डॉक्टर बन गया, आया हुआ तक नहीं आया था, वो अधिकारी था। तो भाई अंग्रेजों के तरफ से उसका प्रेशर होगा कि नहीं होगा, कि अब जो बातें बुकानन लिख रहा है आँख मूंद के मानना सही क्या है, नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अंग्रेजों के अनुसार ही ठीक है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ता हुआ क्या आ रहा है, नज़र आ रहा है। दोनों पक्षों को बहुत ऊपर उकरने का प्रयास क्या करता है, नहीं करता है। कोई दिक्कत? अब यही प्रक्रिया ठीक जो अभी हमने देखा, अब सेम यही चीज़ धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि दक्कन के क्षेत्रों की तरफ जाएगा। दक्कन की तरफ क्षेत्रों की तरफ जाएगा तो वहाँ पे अधिकतर
जो साहूकार लोग होंगे, बनिया लोग होंगे, किसान वहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने का कारण कुछ नहीं था, ठीक वही व्यवस्था थी जो बोल दिया गया था, क्योंकि दक्षिण के क्षेत्रों की तरफ वहाँ पे कौन व्यवस्था लाया गया था? कौन व्यवस्था लाया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था माने गांव का कोई अमीर आदमी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई अमीर आदमी इस तरीके से पूरा का पूरा वो कर क्या करता था, वसूलता था। व्यापारी होते थे, ये सारे जो लोग होते थे, महलवाड़ी में गांव का मुखिया वसूलता था, इसमें रैयतवाड़ी में ठीक है बड़ा बड़ा जो किसान था, साहूकार था, वो सब क्या करता था, कर वसूलता था। तो क्या बोलते हैं, दक्कन के क्षेत्रों की तरफ वही समस्या थी, किसान वहाँ पे उग्र हो गए। अब उनको समझ में आता ही नहीं था किसान को क्या लग रहा है। जनजातीय तो समझ गए, क्योंकि इनका डायरेक्ट लफड़ा किससे हो गया, अंग्रेजों से हो गया कर व्यवस्था को लेके। अब वहाँ के जो किसान है नहीं समझ पा रहे कि असली ऊपर कौन है, अंग्रेज है। पूरा जाएंगे सब, मंडी वंडी का जो भी ठीक है वो सब का जो लेखा जोखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी ठीक है उनका कागज पत्र होगा, इतना उधार बाकी सब जला देंगे, इतने घर को फूंक देगा सब। बड़ी क्या होती है समस्या होती है दक्कन के क्षेत्रों में तरफ। और ये पहुँचते पहुँचते देखो 1810 हुआ है, ये पहुँचते 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 अब कहीं नहीं जा रहा है, सब 1857 की क्या हो रही है, क्रांति में ही बातें जाके क्या हो रही है, लिंक हो जा रही है। सबका गुस्सा क्या होगा, धीरे 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 इकट्ठा होगा। और 1856-57 में धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में जब पूरे लोग त्रस्त हो जाएंगे तो फिर अपना अपना ठीक है विद्रोह करने लगेंगे। लेकिन इन विद्रोहों को नेतृत्व करने वाला कोई एक नहीं होता, एक झंडे के नीचे हैं हम, कोई एक नेता है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेता तो ज़बरदस्ती बना दिया गया है बहादुर शाह जफर सेकेंड को। लेकिन अब देखो नेता बनने का मतलब है कि पूरे लोगों को क्या कर रहे हैं, साथ लेके चले, लेकिन वैसा में कुछ दिखाई क्या होता है, नहीं देखा है। तो इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, तुम लोग ठीक है देख लेना, 1857 की क्या है, क्रांति है कि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखो पूरा, मैंने देख लो एक बार उल्टा के, ठीक है उसको पलट के देख लो। नेक्स्ट टॉपिक ठीक है नहीं यहाँ पे विद्रोही और क्या है राजा, 1857 का आंदोलन और उसका क्या है व्याख्यान है, बहुत अच्छा से दिया है। हमने छोटे छोटे चीज़ों को यहाँ पे उठाया गया है कि घटनाओं को क्या किया गया है, दिखाया गया है। अब ये कुछ नहीं हो रहा है। अब 1857 के पीछे क्या कारण था, ठीक है, उन कारणों में से बहुत ऐसे कारण है जो खासकर बेसिक जो कारण है यही सारा है। बेसिक कारण तो सबसे पहले हमने देख लिया उनकी क्या, कर व्यवस्था, ठीक है। अलग अलग भारत के क्षेत्रों में जो कर व्यवस्था थी, अब सिर्फ कर व्यवस्था ही नहीं होती है, सहायक संधि प्रणाली, गोद निषेध प्रणाली, ठीक है, उस अस्थायी बंदोबस्त की तरह कितने सारे जमींदारों का ठीक है जमींदारी छीन लिया गया। उधर पंजाब की तरफ देखोगे तो महलवाड़ी में कितने किसानों का ज़मीन छीन लिया गया। इधर रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरफ देखोगे नीचे दक्षिण भारत में दक्कन के क्षेत्रों में तरफ, तो मैंने हर जगह ये तीनों ही व्यवस्थाओं से किसान त्रस्त है, जमींदार भी त्रस्त है कि नहीं है। कारण यही है कि अब कोई भी थोड़ा सा समस्या होता था तो अब अंग्रेज़ों के द्वारा एक नया, हर समय मैंने इतना नियम कानून बदला हुआ है कि दिमाग खराब हो जाएगा देख के। नियम कानून बना है, हर जगह पुलिस प्रशासन क्या है लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है तो तुरंत ठीक है पुलिस प्रशासन आ जा रहा है, पकड़ के ले जाया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। यही प्रक्रिया क्या हो रही है, चल रही है। तो इतना कम से कम समझ रही हो कि नहीं कि ये प्रक्रिया कहाँ जा रहा है, 1857 की ठीक है क्रांति में ही सब धीरे 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 क्या हो रहा है, जा रहा है। जनजातीय, कितने लोग जनजातीय बोलते हैं, 1857 के विद्रोह की जनजातीय विद्रोह था। 1857 का जो विद्रोह था कितने लोग आंदोलन बोलते हैं कि एक जमींदारी विद्रोह था। समझ में आ रहा है, 1857 का विद्रोह कुछ नहीं था बल्कि एक किसान विद्रोह था। 1857 का और कुछ नहीं बल्कि एक सैनिक विद्रोह था, मंगल पांडे वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1857 का जो विद्रोह बोलते हैं कि राजवाड़ों का विद्रोह था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन का नेचर हमें समझना पड़ेगा। तब राजवाड़ों का विद्रोह क्या था भाई, राजवाड़ों को सहायक संधि ला दिया गया, गोद निषेध प्रथा ला दिया गया और इसके तहत उनके क्षेत्रों को अपने में क्या किया गया, मिलाना लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अलग अलग यहाँ पे क्या है, सबका इसमें हित है, स्वार्थ है।
और इस 1857 के विद्रोह में बार बार चर्चा करूंगा, चूँकि बीपीएससी के लिए तुम लोग जा रही हो, तो कुंवर सिंह का। किसका? कुंवर सिंह का। वहीं एक हाथ को, ठीक है, उसने गंगा को क्या कर दिया, दानी कर दिया। एक हाथ में गोली लग गई थी, तो जहर फैलने के डर से एक हाथ क्या कर लिया, काट लिया। नाव से भाग रहा था लोग, ठीक है, लग गया था तो मार दिया, अपने हाथ से क्या कर लिया गया। नहीं, कुंवर सिंह के बारे में कोई पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? वो कहानी, ठीक है, 5वां 6ठा में झांसी की रानी कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारी कविताएं आई हुई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वीर कुंवर सिंह पढ़े होंगे तो ये क्या बात हुआ, जब पढ़े रहेंगे तो कुछ तो नाम से याद रहेगा ना कि हाँ कुंवर सिंह, नाम याद है, ठीक है। तो वही कुंवर सिंह है, ठीक है, बिहार का एक अच्छा खासा क्या है, जमींदार है, राजा टाइप का, जो कि उसके क्या बोलते हैं कि ज़मीनों को क्या कर ले लिया था, छीन लिया जाता है। अब यही था, कितने लोग बोलते हैं कि 1857 का जो आंदोलन था, भारत का पहला स्वतंत्रता क्या था, आंदोलन था। तो क्वेश्चन का यहाँ पे अंत नहीं है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी में एकदम आउट है, यहाँ से क्वेश्चन तुमको देगा ही देगा। और अभी तक मैंने क्या बोलते हैं कि इसका अंत नहीं है, क्या बोलते हैं, कुंवर सिंह को लेके। यहाँ पे देखो एक छोटा सा पत्रिका दिया होगा बीपीएससी के लिए, एक छोटा सा, ये नहीं है, बीपीएससी का स्पेशल रखे हुए थे, ठीक है। नहीं है, ठीक है, देखना शुरू करो, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगा, यकीन मानो। तो शुरू किया जाए, चलो। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1810 के अंत में अब जो बुकानन था निकल पड़ा, ठीक है। गंजूरिया पहाड़ कुछ नहीं है, कोई अलग नहीं है, ठीक है, एक भाग है किसका, राजमहल श्रृंखला का। राजकमल रेंज है ना, अब सब जो कि अरावली रेंज है, दिल्ली तक क्या है फैला हुआ है, क्या दिल्ली तक पहाड़ ही है पूरा, ठीक है उधर रायसीना हिल जिसे बोला जाता है। दिल्ली में कौन है, रायसीना हिल, जहाँ पे भारत का विदेश मंत्रालय क्या है, मौजूद है। बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है, विदेश मंत्रालय वहीं पे है। राजमहल श्रृंखलाओं का भाग था, उसको क्या किया, पार किया। अब धीरे धीरे क्या जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकल कर वो एक गांव में क्या हुआ, पहुंचा। आदिवासी लोग रहते थे। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की ज़मीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चलता कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की क्या पलट गई है, काया ही पलट गई है। माने कृषि हो रहा है, अच्छे से लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, कर रहे हैं। उसने लिखा कि गुंजरिया में अभी भी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ, मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्ध विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित क्या हो सकती है, की जा सकती है। मैंने इतना बेहतरीन क्या हो गया था, वो क्षेत्र हो गया था। ये लाइन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने इस तरह का क्षेत्र इतना शानदार बना लिया गया कि विश्व में, ठीक है, जो भी विकसित देश है उसके जैसा ही क्षेत्र को बनाया क्या किया जा सकता है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी क्या कर ली थी, बढ़ा ली थी। अर्थात ये सब कृषि कौन किया था, संथालों ने। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर क्या कर दिया, भगा दिया। वहाँ पे लोग रह रहे थे और जंगलों का सफाया किया, और फिर वहाँ के क्या हो गए, बस गए। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे, क्योंकि अभी तक संथाल लोग कहाँ थे, राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम की तरफ। एज्यूम कर पा रही हो मैं जो, ठीक है, तभी मैं लोकेशन बता रहा था।
संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे। किसको? संथालों को, अर्थात ये लोग पोष मान गए थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल में, ठीक है, जंगल महलों में बसने का निमंत्रण क्या कर दिया था? दे दिया था। अब यहाँ पे संरक्षण किसको मिल रहा है? संथालों को यहाँ पे मिल रहा है। बड़ा चलो पढ़ो, वहाँ से कुछ है नहीं, मैंने कंसेप्ट बता दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। कौन लोग? पहाड़िया लोग। मैंने पहाड़िया लोग मैंने जो लोग अंदर चले गए हाँ। और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए कि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामिनी कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। अब अंडरलाइन कर लो, दामिनी कोह के रूप में, ठीक है। जमीन का क्या है? बहुत बड़ा इलाका है। संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। अस्थायी किसान क्या करना था? बनना था। किनको? संथालों को। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। मैंने कितना भाग? 10वां भाग। समझ में आ रहा है ना? मैंने कुछ है नहीं यहाँ पे। 10वां भाग का मतलब क्या होता है? एक भाग में कितना भाग? 10वां भाग। एक भाग का, ठीक है, मान लो कितना भाग? एक भाग है। एक भाग है ना, इसका 10वां भाग कितना करेंगे? 10 बार पर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तब 10वां भाग कौन होगा? इसका एक पार्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं 100% में कितना भाग जोतना था? 10%। 10% को ठीक करना था, बाकी 90% क्या रहेगा? जंगल ही रहेगा। चलो, इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के अस्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। भाई एक तरफ, ठीक है, पहाड़ी अलग रहेंगे और ये लोग अलग रहेंगे। दामिनी कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या, जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 तक 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या, जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिनी कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ से आ रहे हैं, पूरब की तरफ आ रहे हैं और आते आते यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से बस गए। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, पर अंततोगत्वा वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया। तलहटी माने क्या होता है? पहाड़ का जस्ट, ठीक है, मैंने स्लोप के जो, हाँ, मैदान बहुत अच्छा।
समझ में आ रहा है ना? यह स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैदान बोल दो तलहट। ठीक है। और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वरक जमीन उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब जमीन का हिस्सा बन चुकी थी। ठीक है, अब जमीन का हिस्सा क्या हो चुकी थी? बन चुकी थी। तो भाई अब वहीं पे रह रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, है कि नहीं है? जनजाति में कृषि का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई एक जगह कृषि करके एक फसल उपजाए और फिर दूसरे जगह चल गए। ठीक है, फिर वो जगह उपजाऊपन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, फिर आकर फिर कर लेंगे। लेकिन अब वहीं पे बार बार क्या किया जा रहा है। तो उर्वर भूमि की क्या आ रही है? उनको समस्या आ रही है। पहाड़ी इलाका है, कोई गंगा वाला इलाका क्या है? नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग ग्रामीण इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा मैंने साफ कर दिया है कि नहीं है? साफ करने के बाद अब जमींदार बोल रहा है हमारा है, और उस पर जो कृषि हो रहा है अंग्रेज उसमें क्या कर रहे हैं? कर लगा रहे हैं। बड़ी समस्या थी। चलो 1850 के दशक संथाल लोग यह महसूस करने लगे अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विद्रोह करने का समय अब आ गया है। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, विद्रोह हुआ है, अभी हम लोग देख लेंगे। संथाल के गांव क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। 1856 में है। अब अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है। 1857 की जो क्रांति है ना, उसके पहले 1856 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब ये हो रहा है। अब जो भी संथालों की समस्या थी क्या उसको ठीक किया गया? देखो यहाँ पे जला दिया गया है, कैसे दिखाई दे रहा है? संथाल के गाँव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेट लंदन, ठीक है, न्यूज में प्रकाशित चित्र दिया गया कि देखो क्या हाल हो रहा है। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाकों की छानबीन की गई। अभी ये संथाल विद्रोह, ठीक है, जिसमें सिद्धू और कान्हा ने क्या किया था? इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले हुआ का था। देखो यही है सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह का नेता, और क्या है? सिद्धू और कान्हा। यही है सिद्धू कान्हा, कोई दूसरा नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देख पा रही हो, सब दिया हुआ है। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव है मैंने, ठीक है, एकदम बेजान एवं शांत दिखाई देते थे, अब नृशंस एवं बर्बरतापूर्वक कृतियों के क्या बन गए? स्थान बन गए। देखो कैसे उधर देखो गोलियां चल रही है कि नहीं है, और इधर ये सब अपना तीर धनुष लेके क्या कर रहा है? चला रहा है। और कितना मार देगा बताओ ये?
मारेगा तो इससे मरने की संभावना कम है कि नहीं है? अरे दर्द देगा, हो सकता है कि गोली से लगेगा तो मरना तो तय ही है। संथाल के गांव यहाँ पे जल रही है, सब दिखाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। उनकी अंग्रेजों की यहाँ पे बर्बरता को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। देखो घोड़ा पर सब बैठ बैठ के संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब देख के कुछ एज्यूम करना है तुम लोग। देखो क्या चल रहा था उस समय। अब बुकानन का विवरण है यहाँ पे। अब वही विवरण की, जैसे मैंने शुरुआत में चर्चा किया कि अब बुकानन की जो कही गई बातें हैं उसको आँख मान के मूल लेना क्या है, सही नहीं है। क्योंकि फाइनली अंग्रेज का क्या था, नुमाइंदा था, गया, उसको इंटरेस्ट था, घूम रहा था, तो उन्हीं बातों को लिखा, ठीक है। तो उसने देखा और अंग्रेजों के द्वारा से बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन क्या किया गया, लगाया भी गया। चलो पढ़ो। बुकानन का विवरण। बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीक्षकों, पालकी उठाने वालों, कुलियों आदि के बड़े दल के साथ यात्रा करता था। एडवेंचरस लाइफ जीता था अपना, ठीक है। चलो उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता कि भाई लगता है कि कोई एजेंट सरकार ने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भेज दिया। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। मैंने प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैंने कि इन पहाड़ों के छतरों पे कुछ मिल जाए, लोहा मिल जाए, कोयला मिल जाए, ठीक है। चलो। उसने परिदृश्य तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूवैज्ञानिकों, खगोलवेत्ताओं, वनस्पति और चिकित्सकों को भेजा। ठीक है। किसने? अंग्रेजों ने। भाई जाओ वहाँ पे देखो, है कि नहीं है। भूविज्ञानी माने वहाँ का भूमि का निरीक्षण करो, क्या है, भूगोलवेत्ता, ठीक है, जो भी जियोग्राफी के महारत लोग थे, वनस्पति विज्ञान कि भाई कुछ है कि नहीं वहाँ पे, मैंने वनस्पति से संबंधित। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वनस्पति विज्ञान, कई सारे चिकित्सकों को भेजा। चलो। असाधारण प्रेक्षण साधन बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति, चिकित्सक था ही। चलो। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति का निरीक्षण किया, ठीक है। मैंने निरीक्षण किया, मैंने सब सर्वे कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्वे कर रहा है कि क्या है यहाँ पे। देखो नमक बनाने के लिए कच्चा लोहा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है, पुरादा जो होता है लोहे का। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है इस बारे में इसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता है। आधुनिक, ठीक है ना। आधुनिक विचारधाराओं से क्या था,
प्रभावित था, निर्धारित था कि भाई उनके द्वारा कही गई बातों को ही क्या करता था, देखता था, करता था सब। वह अनिवार्य रूप से वनस्पति की जीवन शैली का क्या था, आलोचक था। अब साफ सब दिखा दिया मैंने, अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन, वनस्पति नहीं है, क्या है, वनवासी की, क्या ये लोग ऐसे रह रहे हैं। और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही क्या होगा। सब यहाँ पे फायदे की बात हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि नेचर को, वनों को काटने की बात कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो भी इसकी सैलरी होगी, कुछ होगी, है कि नहीं है, इसका अपना भी कुछ ना कुछ इसमें स्वार्थ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिया ही दिखाए संथालों के बारे में बुकानन के विचार। नई ज़मीनें साफ करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती है, जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता है। मैंने लेप, मिट्टी लगा देते हैं ना, प्लस्तर। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचली होती है, उनकी छत सपाट होती है, उनमें बहुत उनका, ठीक है, उभार बहुत क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कहाँ रहता है उभार, बहुत है कि नहीं है। मैंने ऐसे नहीं बनाते, मैं और क्या बोलते हैं, हाँ मैंने मड़ई नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको मुस्लिमों में, क्या मेहराब टाइप का नहीं बनाते हैं, सीधे लोग क्या करते हैं, छाव देते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो छत क्या होती है, सपाट होती है, उभार नहीं होता है। उभार का मतलब क्या है, ऐसे है कि नहीं, ऐसे बना के ऐसे करके ऐसे क्या करेंगे, छाव देंगे ऐसे। थोड़ा उभार रहता तो क्या होता, अच्छा लगता। कड़ुया के पास चट्टाने। बुकानन की एक पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रेक्षणों से भरी है। आगे लगभग 1 मील चट्टान के बाद में चट्टानों के एक शिला फलक पर आ गया, जा रहा है, घूम रहा है, जिसका कोई यह छोटा दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल फेल्डास्पर सब इम्पोर्टेंट, ठीक है, खनिज के रूप में क्वार्ट्ज और काला अभ्रक क्या है, लगा हुआ है, माइका है यहाँ पे। अभ्रक समझ में आ रहा है ना, अभ्रक वहीं जो करते हैं। वहाँ से आधी मील से अधिक की दूरी पर एक अन्य चट्टान पर आया, वह भी स्तरहीन था। उसमें बारीकी दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्डास्पर, सफ़ेद सा क्वार्ट्ज और काल क्या था, अभ्रक था। यही है, देखो अब यहीं से शुरू हो गया कि वो जो भी जंगल का क्षेत्र था, पहाड़ी वाला इलाका है, अब धीरे धीरे उसकी कटाई क्या हो गई, शुरू हो गई। जो भी ज़मीन हुआ, ठीक है, मैदानी वाला इलाका, उसको क्या कर लिया गया, खेती के लिए प्रयोग किया गया। और जो पहाड़ जो था, अभी देखो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, वहीं पे क्या है, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, झारखंड, उड़ीसा, बड़ी बड़ी टाटा कंपनी अपने आप में क्या है, एग्जाम्पल है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही है ना, और कहाँ है, उन्हीं क्षेत्रों में। चलो नीचे लिखो, पढ़ो। देहात में विद्रोह, बम्बई दक्कन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ से अब तुम लोग समझ में आ गया कि बंगाल में क्या चला, ठीक है। बंगाल में जो भी चल रहा था, अस्थाई बंदोबस्त की वजह से ज़मींदारों की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। नीचे के जो जोतदार जो था ऊपर आए, लेकिन फिर क्या हो गए, वो दब गए। बहुत अच्छा वो एक्टिव क्या हो पाए, नहीं हो पाए। ज़मींदारों के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। अब दक्षिण भारत में यहाँ पे दक्कन का जो विद्रोह है, यहाँ पे कोई अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी अंग्रेज़ों की क्या है, नीतियाँ ही है। और वो जो नीतियाँ हैं यहाँ पे क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था रखना, यही था ना। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत ही अब देखेंगे कि यहाँ के किसानों को भी बहुत बड़ी क्या होती है, समस्या होती है। चलो शुरू करो। देहात में विद्रोह, बम्बई दक्कन। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल के पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में इस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिम भारत और परिवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहात में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपपूर्ण बात दिखलाते हैं। थोड़ा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। प्रकोपोन्माद दिखलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है,
प्रकोप मैंने गुस्सा प्रकोप होता है ना, मैंने दिखला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कौन विद्रोही। प्रकोपोन्माद। हाँ मैंने एकदम सिंपल चीज़ नहीं है ये, ठीक है। मैंने एकदम क्या बोलते हैं कि किसी का घर जला दो, मार दो किसी को, एकदम प्रकोप टाइप का, चलो विध्वंस टाइप का। वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराजगी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनके गुस्से की परतें पढ़ने लगते हैं, हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं, तो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिसका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कृष्ट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते। अब कौन है राज्य के, कौन है प्राधिकारी, कौन है लोग यहाँ पे? राज्य के प्राधिकारी कौन लोग हैं? अंग्रेज लोग हैं, ठीक है चलो। बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों को भी जानते हैं। जब भी मैंने, ठीक है, यहाँ पे विद्रोह भड़कता था, ठीक है, तो उसका यहाँ पे साक्ष्य मिला ही है, तो अंग्रेज लोग यहाँ पे देख रहा है विद्रोह भड़का तो क्या करेगा, सब सैनिक ले जाके मार पीट के क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। उसके कारणों की क्या करेगा, जांच करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है, जिससे कि नीतियाँ निर्धारित की जा सके और शांति क्या हो सके, स्थापना हो सके अच्छे से। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार क्या कर सके, शोध कर सके कि भाई क्या है ये। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है, मतलब जो भी जांच पड़ताल हुआ किन किन कारणों की वजह से क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, जिसके बारे में इतिहासकार क्या कर सके, शोध कर सके। शोध का मतलब क्या होता है, फिल्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने फिल्टर मैंने खोज, शोध का मतलब खोज भी कर सके कि क्या इनके द्वारा जो भी बातें कहा गया अर्थात अंग्रेजों के द्वारा क्या वो सही ही था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अंग्रेजों ने तो अच्छा भी बोला भाई कि ठीक है, उनके कारणों की क्या कर लिया जाए, जांच कर लिया जाए, जिससे कि अगर उन कारणों की अगर जांच कर लिया जाए तो उसके लिए नीति बना लिया जाए। लेकिन ऐसा हम कितने बार देखेंगे कि अंग्रेजों को भी पता है कि भाई वो किस लिए विद्रोह कर रहे हैं, और हम अगर नीति बना देते हैं तो हमारा फिर जो रेवेन्यू है क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे होता है कि नहीं होता है? हम जान रहे हैं कि भाई कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर वो मेरे फ़ायदा में है तो फिर हम उसको जानते हुए भी रोकने का क्या करते प्रयास। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखो क्या है यहाँ पे। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकार और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध क्या किया, अनेक विद्रोह किया। ऐसा ही एक दक्कन में हुआ, ये 1857 के बाद हो रहा है, 1875 में हुआ। यह आंदोलन पुणे में, ठीक है, आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, अंडरलाइन कर लो, सुपा में हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र था। विपणन केंद्र मतलब क्या होता है, मंडी होता है, ध्यान रखना, मंडी। अब ये मंडी का मतलब, ठीक है, सब्जी मंडी, ठीक है, चावल मंडी, माने अनाज मंडी बोलते हैं इसको, ठीक है, मंडी में सब आ जाएगा, तो इसको विपणन केंद्र बोलते हैं। याद रखे रहना, अंग इकोनॉमिक्स में बार बार इसका क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे पीडीएस हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, है कि नहीं है? तो जो भी ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहाँ पे हब जो बना होता है वो क्या है, विपणन केंद्र है। वहीं से गांव के जो भी डीलर लोग होता है, लदवा कहाँ ले आता है, घर ले आता है। तो कहाँ से लदवा को लाता है, सब मंडी से लाता है, जाता है ना। आप लोग ट्रैक्टर खूब जाता था ना, कहाँ लोग जाते थे, विपणन केंद्र में। अब उस विपणन केंद्र में सरकार क्या करती है, किसानों से राशन खरीद के क्या करती है, वहीं पे स्टॉक करवाती, और फिर सबका पेट भरने के लिए सरकार उससे बहुत बड़ा सब्सिडी देती है, जिससे कि गरीबों को 1 रुपये 2 रुपये चावल क्या हो सकता है, मिल जाता है। समझ में आया? वही है विपणन केंद्र, जहाँ अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। दिक्कत
12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत माने किसान इकट्ठा हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनकी बही खातों और ऋण बंदों की मांग करते हुए उन पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया कि जो भी बही खाता है क्या करो, सब ख़त्म करो। जो भी हमारा ऋण संबंधी यहाँ पे बातें हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है ना? सब क्या करो, ख़त्म करो यहाँ पे। उन्होंने उनके बही खाते जला दिया। उसमें कंप्यूटर तो था नहीं भाई, जला दिया तो क्या होगा फिर, वो तो इंटरनेट में स्टोर है, जला दिया गया। अनाज की दुकानें लूट ली गई और कुछ मामलों में तो साहूकार के घरों को भी क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। अब सोचो, इसका मतलब कि पूरा विद्रोह किसके विरुद्ध है? इन साहूकारों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ। धीरे 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 कह रहा है कि अब विरोध अहमदनगर में फैल गया। अहमदनगर अब वही क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ तक नहीं आ रहा है, देख लेना, पुणे को देख लेना। पुणे तो पता ही है अभी वर्तमान में बहुत डेवलप हो चुका है। अहमदनगर को भी देख मारेंगे, अहमदानगर है वो, ठीक है, महाराष्ट्र में गए, ठीक है। अहमदनगर वहीं बीजापुर, ठीक है, जो बहमानी साम्राज्य का जो विघटन हुआ 5 क्षेत्रों में बटा, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बेदार, बरार। अब 5 एकदम स्पष्ट होना चाहिए, बार बार बहुत तुम लोग कन्फ्यूजन करती हो। स्पष्ट होना भी नहीं चाहिए, बल्कि इधर है वही जो भी है, ठीक है। लोकेशन भी उसका देखना किन किन क्षेत्रों में। तो क्रांति एक फैल गई। अगले 2 महीनों में यह आग और फैल गई। 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसकी चपेट में आ गया। ये दिया बड़ा पटा चीज दिया। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋण बंद नष्ट कर दिया गया। जो भी किसान ऋण वगैरह लिया था ना, सब नष्ट कर दिएगा, ना रहेगा कागज ना हमसे वसूलेगा। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वही क्या कर दिए गए, पीछे छोड़ दिए गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने पुराना याद आ गया। 1857 का दृश्य आ गया, कह रहे क्योंकि कब हो रहा 1800, ठीक है, 1800 कब हो रहा है, 77 75 76 में हो रहा है, और 1857 का आ गया, करे फिर से फैल ना जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से फैल जाएगा तो क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। विरोधी किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, थाना खोल दिया गया जल्दीबाजी में। सेनाएं बुला गई, 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुत को दंडित किया गया। लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने क्या हो गया, लग गया। और छोटी चीज़ें यहाँ पे तुम लोग पढ़ सकती हो, ठीक है, ये बुकानन का ही है, कुछ है नहीं यहाँ पे। उस दिन सुपा में क्या हुआ था? सुपा पूना वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा कि शनिवार दिनांक 15 मई को सुपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दिया गया। खाते पत्र, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया। जहाँ राह के क्या थे, ढेर थे, अभी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 2000 रुपए का, ठीक है, चोरी का माल छुड़ा लिया गया। तो आप अभी तुम लोगों को कम लग रहा होगा, ठीक है, आज ये 2000 की कीमत करोड़ों में हो जाएगी। अनुमानतः 25,000 रुपए से अधिक की हानि हुई। साहूकारों को दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ। कोई दिक्कत? साहूकार का मतलब देखो ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसा उधार भी देता था और साथ में क्या करता था, व्यापार भी करता था। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट क्या दिया है, रैयत और साहूकार है कि नहीं है। शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 को छपा। नेटिव ओपिनियन, उस समय समाचार का पत्र नाम था क्या था, नेटिव ओपिनियन, ठीक है। नेटिव में राष्ट्र होता है, नेटिव है कि नहीं हो, राष्ट्र
नामक समाचार पत्र में छपी और उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। माने सेम टू सेम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में यथावत मैंने छाप दिया गया। उसका अनुवाद है कि वे मैंने रैयत सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है, और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं, और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अधिक अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं। उन्हें गुप्तचर अपराधियों को क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं, और अपराधी समय रहते तितर बितर क्या हो जाते हैं ये हाँ मैंने फैल जाना। कोई दिक्कत? आपको आ रहा है कि ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए? क्या बताने की जरूरत है? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। देख लेना यह विद्रोह क्यों हुआ। इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहाँ औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या चलता है। आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर क्या करें, दृष्टिपात करें, अर्थात इसके कारणों की क्या करें, पड़ताल करें कि क्यों ऐसा हुआ। वो तो गया ऊपर, ने किसानों ने क्या कर दिया, साहूकारों पे हमला कर दिया, लेकिन इसके पीछे मूल कारण क्या था? एक नई राजस्व प्रणाली। ठीक है, देखो क्या कर रहे, जैसे जैसे ब्रिटिश शासन से भारत के अन्य भागों में फैलता गया वहाँ राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गई। इस्तमरारी मैंने अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही क्या किया गया, लागू किया गया। बिरले ही मैंने लगभग लागू क्या किया गया, नहीं ही किया गया। इसका मतलब कि दूसरे तरीके से लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। औद्योगिकरण चल रहा है, यूरोप में बहुत भारी क्या है, मांग है, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। बंगाल के जमींदार की आमदनी में इजाफा भी हो गया, चूँकि राजस्व की मांगी वही है बंगालों की। ठीक है, जो भी जमींदारी थे ना, जो रखे थे भाई, जो रेवेन्यू नहीं देते थे, अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई अभी हम लोग रेवेन्यू ले लेते हैं कर, बाद में जब फसल का दाम बढ़ जाएगा तो ज़मींदार सब क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। लेकिन ज़मींदार शुरू से ही क्या करने में लग गए, मेंटेन करने में लग गए, बचाने में लग गए। चूँकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसीलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्सा का कोई दावा क्या कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। अब इसको तुम लोग भली भांति अंडरलाइन कर लो, क्योंकि क्या था, स्थायी बंदोबस्त कि भाई हमने एक बार क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या कर लिया, अब नया चीज़ है कोई। उस दिन बताया गया था मैंने कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, ज़मींदारों से अस्थाई बंदोबस्त के तहत ही तय किया कि भाई इस 200-400 गाँव को ले लो और हमको क्या करो, राजस्व दो, इकट्ठे दो। समझ में आया कि नहीं आया? और वो जो भी यहाँ पे दर इकट्ठा किया गया, जो भी वो क्या था, कम था कि अधिक था, अधिक था, अधिक था यहाँ पे। और अंग्रेज भी समझ रहे थे कि भली भांति आने वाले समय में क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो अभी ज़मींदार तो देने में क्या होगा, इनको दिक्कत होगा, लेकिन आगे जब महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ज़मींदार अपना क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हुआ भी यही, ज़मींदार तो सरेंडर कर दिए, बहुत किसी की ज़मींदारी यहाँ पे चली गई। लेकिन अंग्रेज़ों की जो बात दूरदर्शिता थी कि महंगाई क्या हो गया, बढ़ गया। अब इस महंगाई का लाभ किसे मिल रहा है, उन ज़मींदारों को मिल रहा है। और ज़मींदारों को जब मिल रहा है तो अंग्रेज अब इसमें कुछ क्या क्या कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू पे जो लाया गया, हाँ, निर्धारित किया। दिक्कत, अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। समझ में आया कि अब बंगाल के बाहर अस्थायी बंदोबस्त लागू क्यों नहीं, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त लागू करते तो हमें भाई कर को क्या करना पड़ता, सेम रखना पड़ता। जो बंगाल में तय किया गया था वो वही न रखेंगे,
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक कारण था, महंगाई बढ़ गई, और सबसे पहले पता है कि हमके लागू क्या हुआ, स्थायी बंदोबस्त ही लागू हुआ। अब जो भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी लागू हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे बाद में हो रहा है, जब धीरे धीरे मूल्य वृद्धि क्या हो गई, क्योंकि अंग्रेज अचानक पूरे क्षेत्रों में कंट्रोल नहीं कर लिए, आए हैं बंगाल में किए, टाइम लगा, प्लासी बक्सर लड़ा, सब धीरे धीरे कंट्रोल किया। इधर मराठा भी सब था, निजाम भी था, अवध भी था, मैसूर भी था, है कि नहीं था, उधर ऊपर खुद मुगल साम्राज्य था। तो इनको किनारे करने में समय लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे कुछ टाइम लाइन को तुम लोग देख लो, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त डेट के संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या किया गया, लागू किया गया। अब क्लियर हो रहा है ना? अब कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं है। अब तुम लोग बताओगे यहाँ पे महलवाड़ी कब लागू किया गया था, देखते हैं। महलवाड़ी कब लागू किया गया था, मैंने अस्थाई, सॉरी महलवाड़ी नहीं, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 में। बहुत इम्पोर्टेंट है। कब? 1793 में। 1793 में, ठीक है। एक कब कहाँ पे लागू हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल में प्रेसिडेंसी में। और बाकी इधर जो हो गया, मैंने बताया था, इसे मैप खींचा हुआ था कि नहीं खींचा गया था बंगाल को, ठीक है। इधर ऐसे कुछ करके था पतला, ये कौन सा था? मद्रास प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या लागू किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कोई दिक्कत? सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया 12 महल जिले में, ठीक है, 12 महल जिलों में, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग, इसको लागू किया किसने? थॉमस मुनरो ने सर्वप्रथम। किसने? थॉमस मुनरो ने, ठीक है। थॉमस मुनरो ने लागू किया, मुनरो ने, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसमें किसान के बीच, किसके बीच? और मैंने रैयत मैंने कौन थे? किसान थे, और दूसरे कंपनी के बीच डायरेक्ट क्या था? संबंध था। समझ में आ रहा है? किसके तहत कंपनी तथा रैयतों के बीच सीधा समझौता संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की भूमिका क्या होती थी? नहीं होती थी, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में हम लोग झेल चुके हैं। जो भी जमींदार थे बिचौलिए के रूप में जो रोल प्ले कर रहे थे, उससे किसानों को बहुत क्या हो रहा था? दिक्कत हो रहा था। इसीलिए किसानों का विद्रोह है बार बार किसके खिलाफ होता था? जमींदारों के खिलाफ होता था। ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे अब कोई ऐसी समस्या क्या है? नहीं है। जमींदार और डायरेक्ट कौन है? अंग्रेज है। समझ में आ रहा है? थॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक माने पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी माना गया कि भाई इसकी भूमि पंजीकृत है, वह राजस्व सीधे कंपनी को देगा, और उसने अपने भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। लेकिन कर नहीं देने की स्थिति में उसे भूमि से वंचित क्या करना पड़ता था? होना पड़ता था। ध्यान रखना यहाँ पे, मैंने कर दे तो हम उससे भूमि से इसको निष्कासित नहीं कर सकते हैं। कर नहीं देगा तो फिर समस्या होगा। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेती का उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में क्या करना पड़ता था? जमा करना पड़ा था। तो रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी इसको लिख लेना।
तुम लोग, ठीक है, देख लेना। रैयतवाड़ी, रैयत माने क्या है? किसान, ठीक है, किसान। और यहाँ पे है वाड़ी, वाड़ी का मतलब क्या होता है? वाड़ी माने बंदोबस्त। क्या होता है? बंदोबस्त करना। बंदोबस्त को कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अंग्रेजों के द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रचलित एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य या सरकार किसानों के साथ प्रत्यक्ष तौर पर भू राजस्व का प्रबंधन करती है। यह मद्रास, बम्बई, असम, सिंध के क्षेत्रों में प्रचलित किया गया। काफ़ी इतना पर्याप्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तीसरा है यहाँ पे, ठीक है, कौन व्यवस्था था? महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था अब यही है, देखो धीरे धीरे निकल के आ रहा है ना सब। अभी तक जाने थे कहाँ कहाँ लगा था, अब किसने किसने लगाया हमें ये भी पता लग गया। इसको उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू किया गया, ठीक है। इसमें महाल है गांव का, कौन था? मुखिया को क्या करना पड़ता था? देना पड़ता था। ये वाला एरिया में लगा गया। इधर कौन लगाया? 1819 में लगाया गया। कब? 1819 में लगाया गया। इसको होल्ड मैकेंजी ने, किसने? होल्ड मैकेंजी, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये सब, ठीक है। उस समय का गवर्नर जनरल ही है सब। कौन है? होल्ड, ठीक है, मैकेंजी। कुछ है नहीं यहाँ पे। और रैयतवाड़ी कब लागू किया गया? 1820 में। कब? 1820 में। कोई दिक्कत? तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर मैं कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समस्या ना हो। डेट को लेके कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। अभी भी राज्यों को लेकर हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किन किन राज्यों में लगाया गया। बस ये समझना कि बंगाल प्रेसिडेंसी की तरफ, बंगाल प्रेसिडेंसी की तरफ कब सर्वप्रथम? 1793 में क्या लाया गया? अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कर्नवालिस है, कर्नवालिस है ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इतना जल्दी याद आ रहा है। फिर इधर, ठीक है, मद्रास में। और इधर कौन है? इधर कौन सा प्रेसिडेंसी है? बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सॉरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंसी नहीं बांटेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। यहाँ पे इन क्षेत्रों में क्या किया, लागू किया गया? रैयतवाड़ी। अभी समझ लो, रैयतवाड़ी किसके द्वारा लागू किया गया? मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। और यहाँ पे किसने किया गया? मैकेंजी के द्वारा, हॉवर्ड मैकेंजी, मैकेंजी बोलते हैं। 1819 में। कब लागू किया गया? 1800। अब थोड़ा पैटर्न समझ लो। अस्थाई में हमने देखा कि कर लिया गया। अस्थाई में यहाँ पे जो राजस्व व्यवस्था था, राजस्व जो यहाँ पे व्यवस्था था, कैसे था भाई? कंपनी था ऊपर, है कि नहीं है? कंपनी के नीचे कौन था? जमींदार था। और जमींदार के नीचे कौन था? किसान थे। ये व्यवस्था हर जगह रहेगी। इसमें बोल दिया गया भाई, कंपनी ने जमींदारों को भाई कि ले लो 200-400 जितना भी गांव ले लो, और किसानों से तुम इनको कर वसूल के क्या करो, हमें दो। तो किसान क्या करते थे? जमींदारों को कर देते थे। यही समस्या शुरू हो गया किसान और जमींदारों को लेके। समझ में आया कि नहीं आया? किसान अब जमींदार को क्या कर रहे हैं? कर दे रहे हैं। जमींदार मनमानी क्या कर रहे हैं? अपना फायदा उठा रहे हैं। मनमानी वसूली यहाँ पे की जा रही है। बहुत सारे कारण थे। और जमींदार अब कंपनी को दे रहा है, क्या है, अब इसके मुनाफे पर कुछ कर सकता है? शुरू में दिक्कत होगा। शुरू में जमींदारों की जमींदारी तक नीलामी हो जाती थी, लेकिन बाद में जब प्रोडक्शन बढ़ गया, मूल्य बढ़ गया, तो अपने आप में फिर फायदा क्या होने लगेगा? अधिक लगने लगेगा। अब राजस्व कंपनी के पास जा रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में ज़मींदारों की स्थिति खराब थी और बाद में धीरे धीरे ज़मींदारों की स्थिति क्या हो गई, मजबूत हो गई। तो जब ज़मींदारों की स्थिति खराब हुई तब कौन आया, जोतदार आया। ठीक है, पुनः जब फसल मूल्य का दाम क्या हो गया, अधिक बढ़ने लगा, तो ज़मींदार फिर से क्या हो गए, मजबूत हो गए। फिर जोतदार क्या हो गए, खत्म हो गए। आसान है, नकनी है। 1819 में इधर पंजाब है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, हरियाणा प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ अब इसका खामियाजा अंग्रेजों ने भुगत लिया। अब अंग्रेजों की दृष्टि थी, एक तो भाई घाटा हुआ, मैंने घाटा क्या हुआ, मैंने मूल्य वृद्धि के हिसाब से उनको टैक्स क्या हुआ, नहीं मिला। और दूसरा घाटा किसको था, किसानों को था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, किसको था, किसानों को था। इसीलिए वन्य क्षेत्रों पर अस्थायी बंदोबस्त नहीं लगा सकते थे अंग्रेज, तो यहाँ पे लगाया गया 1819 में। कैसे व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, महाल व्यवस्था। यहाँ पे अंग्रेजों ने अलग ही चाल चला कि भाई यहाँ पे भी ऊपर कौन रहेगा, कंपनी, लेकिन नीचे कौन रहेगा, गांव का मुखिया। कौन रहेगा, मुखिया रहेगा, एक एक गांव का, माने एक गांव का 2 गांव होता है ना मुखिया, और नीचे कौन लोग रहेंगे, किसान लोग रहेंगे। अब ये मुखिया की जिम्मेदारी है कि एक एक किसान से क्या करें, कर वसूले। समझ में आया। और कर वसूल किसको दे भाई, कंपनी को दे यहाँ पे। अब मुखिया अब किसान से कर वसूल रहा है। अब डिपेंड करता है, अब मुखिया पे यहाँ पे पूरा लोड है, जितना तय हुआ है, बस अंतर यही कि यहाँ पे कौन है, मुखिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जमींदार डायरेक्ट किसानों से क्या थे, अटैच थे। यहाँ पे मुखिया कौन डायरेक्ट किससे अटैच है, किसान से। तो मुखिया यहाँ पे गांव का अगर एक एक किसान दे देता राजस्व, तो मुखिया कोई समस्या नहीं थी। अगर गांव का कोई एक किसान नहीं देता था तो मुखिया उसको मोहलत दे देता था, और उस निश्चित मोहलत के तहत अगर एक किसान नहीं दे पाता था तो मुखिया उसकी क्या करता था, ज़मीन को, ठीक है, क्या हो जाती थी, उसको सेल कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। तब जाके कंपनी को क्या दिया जाता था, राजस्व दिया जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो बिचौलिया के रूप में बीच में मौजूद है कि नहीं है। अब देखो, जस्ट उसके बाद कौन आया, 1820 में रैयतवाड़ी लाया गया। यहाँ पे अब कौन है, ये कंपनी है, और नीचे कौन है, रैयत है। रैयत माने किसान है। अब डायरेक्ट ये लोग क्या करेंगे, कंपनी को, माने जो भी अधिकारी है, जैसे कि दीवान वगैरह होते हैं ना, राजस्व अधिकारी टाइप के, ये लोग डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, कर देते थे। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब धीरे धीरे हम लोग जान रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, दे देगा कि सबसे पहले कौन कौन व्यवस्था को लागू किया गया, दे देगा नहीं दे देगा। तो पहले अस्थाई, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, यहाँ पे डेट पूछ देगा, और यहाँ पे एक और चीज़ पूछ देगा, ना क्या, नाम, ठीक है, किस किस के द्वारा क्या किया गया, लागू। तो इतना क्लियर है। और है कि अन्य भी कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनके विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। अब देखो कि नीतियां की बात कर रहा है 1820 के दशक में इंग्लैंड के डेविड रिकार्डो, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, एक अर्थशास्त्री है, गवर्नर जनरल नहीं है, क्या है, एक अर्थशास्त्री है, यही है रिकार्डो, ध्यान रखना, ठीक है। एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालय जीवन में रिकार्डो के विचारों का क्या किया गया, अध्ययन किया था, मैंने कोई बुक लिखा था, ये बहुत अच्छा टैलेंटेड आदमी था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई क्या लगे, करने लगे। अब देखो रिकार्डो का विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकार्डो के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है। रिकार्डो के विचार के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। अब औसत का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माने एक एवरेज औसत, ठीक है, माने इतना तो कम से कम कि अंग्रेज है, ये लोगों के हित में नहीं सोच रहा है, इकोनॉमिस्ट है, पूंजीवादी विचारधारा से क्या है, ग्रसित है।
इस पे फोर्स दे रहा है, लगान पे, कि औसत भाई लगान प्राप्त होना चाहिए, बंगाल जैसा नहीं होना चाहिए बीच में जमींदार सब मजा मार रहा है। जब भूमि से औसत लगाने से अधिक प्राप्त होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष क्या होगी? आय होगी। इस पर सरकार को कर लगाने की क्या होगी? आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किराया जीवी बदल जाएंगे, किराएदार हो जाएंगे, और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पाद की रीति से निवेश क्या होगा? नहीं होगा। कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, कह रहा है रिकार्डो कि भाई एक निश्चित कम से कम राजस्व, ठीक है, सरकार को क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए, क्योंकि जब किसानों के पास जब अधिक प्रोडक्शन हो रहा है तो एक निश्चित आय अगर, ठीक है, निश्चित माने उसका जो राजस्व है अगर ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं मिलेगा तो फिर क्या आएगी? समस्या आएंगी, किसानों के पास जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है, और क्या हो जाएंगे? वे मजबूत हो जाएंगे, ठीक है, और भूमि सुधार फिर वगैरह जो भी सरकार कर रही है वो क्या करेगी? नहीं करेगी। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहासों ने रिकार्डो के सिद्धांत की क्या कर दी है? पुष्टि कर दी है। वहाँ जमींदार लोग किरायाजीवी के रूप में बदल गए, प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर क्या लगे रह गए? निर्भर रहने लगे। तो वैसे ही अब बोला गया किसको? कि यहाँ पे भी अगर किया जाएगा, कहाँ पे? मद्रास में, तो फिर वही हाल हो जाएगा। कहाँ के जैसा? बंगाल जैसा। समझ में आया? अंदर समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अभी आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली क्या किया जाए? अपनाया जाए। अब किराएदार का मतलब समझ रही हो ना? किराएदार जैसे हम लोग हैं, क्या है? किराएदार है यहाँ पे। अब हम लोग किराएदार हैं, इसका मतलब कि हमारा कोई ना कोई मालिक है कि नहीं है? तो बंगाल में अब किराएदार कौन हो गया? किसान। और मालिक कौन हो गया? जमींदार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारा मालिक कौन मान ले रहा है? जमींदार। भाई रिकार्डो ने बोला कि भाई ये तो गलत है, एक एवरेज जो कम से कम अंग्रेजों को मिलना चाहिए वो मिल क्या रहा है? नहीं मिल रहा है, बंगाल में नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं है कॉन्सेप्ट उसका? यही कॉन्सेप्ट है, आगे आएगा। रिकार्डो का बड़ा नाम है, एकदम अंडरलाइन कर लेना रिकार्डो का नाम, ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है? आया कि नहीं आया? तो भाई अब कैसे मिलेगा? तो रैयतवाड़ी लाओ। अब समझ में आ गया? डायरेक्ट कंपनी और किसान। जो राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। अब अकबर टाइप का कि जैसा भूमि जैसा किसान उसी तरीके से क्या देगा? अपना अपना राजस्व देगा सब। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में एक उसका अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर क्या कर जाती थी? बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी क्या रही थी? अब चिरस्थायी में बंगाल जैसा नहीं रह गया था। समझ में आया? अब देखो कई तरह से यहाँ पे इसको लेकर क्वेश्चन बना देगा। बंगाल को लेकर जमींदारों को क्या बोलते हैं कि रैयतवाड़ी से कंपेरिजन कर देगा, है कि नहीं है? इस चीज़ को समझना है यहाँ पे। अब राजस्व की मांग और यहाँ पे क्या है? किसान का कर्ज, ठीक है। बक्कन, सॉरी क्या है? बम्बई, ठीक है, तब बक्कन आ रहा है। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे किसानों को क्या चाहिए? फसल चाहिए, अच्छा चाहिए, भूमि चाहिए, अच्छा, और फसल कहाँ बेचेंगे? साहूकारों के पास, व्यापारियों के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फसल का जो दाम है, व्यापारियों का जो दाम है, यहाँ पे समस्या उनके साथ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो थोड़ा समझ गई होगी। नहीं समझ में आया? अब सपोज करो कि हमको क्या करना है, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना करो कि सरकार ने रख दिया भाई तुमको इतना मालगुजारी क्या करना है, देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा अटपटा लग रहा है। गन्ना के संदर्भ में समझो, हमारे यहाँ गन्ना परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हर एक घर में क्या है? शादी ब्याह है
है कि नहीं है? है। बच्चों को पढ़ाना है। अब गन्ना का सही टाइम में क्या हुआ? पेमेंट ही नहीं हुआ। अब गन्ना का जो मूल्य है सही मूल्य तय ही नहीं हुआ। या फिर ऐसे समझो कि गन्ना का जो सही मूल्य है, जैसे कि एमएसपी है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो सरकार के द्वारा तय किया गया है, क्या हमारे यहाँ मिल पाता है? नहीं मिल पाता। तो हमारे यहाँ किसान जो है एमएसपी को लेके सरकार को खुद गरियाएंगे कि सरकार सही से लागू नहीं कर रही है, तो अच्छा चीज़, लेकिन लागू ठीक से क्या हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। या उससे अधिक गाली कौन सुनेगा? जो बनिया सब है, इस सारा माल हम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग लूट ले रहे हो भाई। अच्छा जो हमको दाम है वो नहीं मिल पा रहा है। गन्ना के परिप्रेक्ष्य में यही हाल है। अभी तो गन्ना कुछ इसकी थी हालत ठीक हुई है। 10 साल पीछे जब जाओगी तो ठीक है, हम लोग होते हुए भी गन्ना को क्या करना पड़ा था? चूल्हा में जलाना पड़ा था लकड़ी बना के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब वहाँ पे अगर कोई मिल मालिक आ जाए, कोई ठेकेदार आ जाए, तो किसान लोग उसको छोड़ देंगे? यही समस्या है। और यही समस्या किसके साथ हुई? बंगाल के साहूकारों और किसके साथ? व्यापारियों के साथ। मैंने उनको किसने किया? किसानों ने किया। घरों पे मारा, निकाला, किया सब चीज़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? क्योंकि अब ये साहूकार प्रक्रिया से ही यहाँ पे सब क्या चल रहा है, उन लोगों की कृषि व्यवस्था चल रहा है। साहूकार से हमने उधार ले लिया, बीज डाल दिया, कृषि कर लिया। हो सकता है कि दक्कन का इलाका है, पता है कभी बारिश ही नहीं हो, लेकिन जमींदार को तो क्या होगा? चाहिए ही चाहिए, ऊपर से कर भी चाहिए। तो हमेशा अब जो किसान लोग हैं क्या डायरेक्ट अंग्रेज से लड़ पाएंगे? लड़ पाएंगे? क्योंकि जब भी लोग लड़ने के लिए जब तैयार होते हैं तो क्या देखते हैं? बहुत मजबूत देखते हैं कि अपने से थोड़ा 20 देखते हैं, अपने ही टाइप के देखते हैं। 20 देखते हैं, हीरो बनना है। अब किसान है यहाँ पे, किसान के दुश्मन दो है, अंग्रेज भी है और कौन है? साहूकार भी है। समझने की कोशिश करो, अंग्रेज भी है और कौन है? साहूकार है। तो साहूकारों पे गुस्सा कौन निकाल रहा है? किसान निकाल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया, रैयतवाड़ी। ठीक है, जो जिला का नाम क्या था? कौन जिला था? इसमें नहीं है जिला, रैयतवाड़ी ही था। रैयतवाड़ी पहली बार जो जिला, ठीक है। किसान बंदोबस्त। अरे तुम तो और किस दी? पहली बार जो जिला, हाँ, बम्बई में कौन से क्षेत्रों पे लागू किया गया? बम्बई प्रेसिडेंसी। बम्बई प्रेसिडेंसी में एक जिला था पहली बार जहाँ पर लागू किया गया। खैर चलो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सूपा देखे हो? क्या? वो तो अच्छी सूपा उसमें देखे हो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं। अरे आप अभी बताए थे, ठीक है, कौन सा जिला था? कौन सा जिला था? हाँ, बारामहल जिला सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? मुर्रों के द्वारा। बारामहल जिला। ये सब छोटे छोटे फैक्ट है, लुसेंट में दिया रहेगा, देख लेना। ठीक है, बारामहल जिला। ठीक है, मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चल गए। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी और वर्षा कम ज़्यादा होती थी, दक्कन का इलाका ख़ास तौर पर समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी तो फसल खराब हो जाती थी, तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना संभव हो जाता था। हाँ, असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत क्या रहते थे? उठकत रहते थे। इसका मतलब कि किसानों पे गाज गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इसीलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी, समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। अब सोचो, समूचे गांव पे एक किसान अगर नहीं दे रहा तो समूचे गांव पे जुर्माना ठोक देंगे तो क्या होगा फिर?
तो गांव वाले मिल के उस किसान को क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे कि तुम्हारे वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई किसी को कमज़ोर पाता है तो फिर उसको दबाने में हर जगह लग जाएगा, और यही हो रहा है। 1830 के दशक तक आते आते समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमत में तेज़ी से गिरावट आई। लगभग 1.5 दशक तक की स्थिति कोई सुधार नहीं आया। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और गिरावट आई। इसी दौरान 1832-34 के वर्षों के देहाती इलाके अकाल के चपेट में आकर क्या हो गए, बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन माने पशु जो ठीक है क्या किया जा रहा था, जिससे खेत बाड़ी की जाती थी, मौत के मुंह में चला गया। अकाल आया है ना, अकाल आएगा तो जब इंसान मर जाएगा तो पशु नहीं मरेगा। घास कहाँ से आएगा, चारा कहाँ से आएगा? इंसान तो फिर भी 10 दिन ज़्यादा जिंदा लेगा, पशु का क्या होगा? थोड़ा एक दिन बांध के छोड़ दो उसको, तड़ तोड़ के मर जाएगा। और आधी मानव जनसंख्या की काल का ग्रास बन गई। बहुत इम्पोर्टेंट है ये 1832-34 का है। एक तो ऑलरेडी इस समय ठीक है समस्या है, और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशि आसमान को क्या करने लगी, छूने लगी। इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी ज़रूरत को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे, अथवा बच्चों की शादियाँ कैसे की, क्वेश्चन रह गए। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है, आप शुरू कीजिए। यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था। लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो गया। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे। 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्वक थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। बाद में 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों की भूमि में बदल रहे थे। गोचर यानी परती भूमि होता है, ठीक है। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बल चाहिए। उन्हें बीज और जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत हल बल चाहिए। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कह रहा है कि फिर से कपास में क्या आई, तेजी आई। अब 1860 का दशक है। 1860 के दशक तक आते आते इंग्लैंड में माहौल क्या हो गया, पूरी तरीके से बन गया गृह युद्ध के लेके। समझ में आया? तो 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली कपास का 3/4 भाग कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। तुम ही पढ़ो, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों निर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिका कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और
1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन करना था, जिससे कि उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध था। जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात। कपास के गांठ होता है, ठीक है, यहाँ एक गट्ठल, ठीक है, बंडल बांध दिया। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ व्यग्र हो, मैंने एकदम मैंने व्यग्र मैंने जुड़ा हुआ एकदम मैंने अनिवार्य रूप से समझ ना, मैंने व्यग्र मैंने व्याकुल रूप से। व्याकुल आदमी कब होता है? तुमको जब भूखा छोड़ दिया जाएगा 2 घंटे के लिए तो क्या हो जाओगे? व्याकुल हो जाओगे। तो व्यग्र के साथ थोड़ा सा इस तरह का चीज़ों को आंसर राइटिंग में प्रयोग करो। मैंने ज़रूरत, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, ज़रूरत है इसीलिए उनका पास उगा ली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे एकदम क्या है, नीड है, एकदम मैंने अर्जेंट है, अनिवार्य है। चलो, भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन। अब कुछ है नहीं यहाँ पे, देखो कपास की डिमांड क्या हो गई है, सबसे हो गई, ठीक है। कपास यही है ना जो अमेरिका से जो लेके जाया जा रहा था, अमेरिका से क्या हो गया यहाँ पे, अमेरिका में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। ये तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री मनवाया था, तुम लोगों को नहीं मनवाया था? गृह युद्ध होने से अब इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हो रहा था, औद्योगिकरण इंग्लैंड में कहाँ पे कम हो गया। कम मतलब जो अब औद्योगिकरण हो रहा है, मशीनें चल रही है, सप्लाई उसको क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। तो यहाँ पे औद्योगिकरण की वजह से यहाँ पे गृह युद्ध यहाँ पे, तो कपास यहाँ पे क्या हो गया? नहीं, रुक गया लगभग एकदम। अब यहाँ से जहाजे चलना ही क्या हो गया, बंद हो गई। कि गृह युद्ध किसी और से नहीं हुआ था, बोले किससे हुआ था? ब्रिटेन से ही हुआ था, इंग्लैंड से ही हुआ था, किससे हुआ था? और हाँ ठीक है, ब्रिटेन बोलेंगे तो ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड ही बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत? तो समस्या थी अब कपास को लेकर, तो इस कपास के उत्पादन को लेकर कहाँ से? भारत पे बोल दिया गया। और कपास धान नहीं है, पीट दिए, निकाल लिए मैंने। कब श्रम धान में अधिक लगता है कि नहीं है? लेकिन उसमें लागत क्या लगती है? कम लगती है। गन्ना में श्रम भी अधिक चाहिए और लागत भी क्या चाहिए? वही हाल कपास के साथ है। कपास में भी लागत क्या चाहिए? अधिक चाहिए। तो भारत में भाई अब हुआ कि भाई इस औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए भारत से कपास की क्या किया जाए? पूर्ति की जाए। तो भाई अब यहाँ किसानों की समस्या थी, कपास वगैरह इतनी अधिक मात्रा में होती नहीं थी अभी तक। जो भी फसलें होती थी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो व्यापारिक फसलें नहीं के बराबर थी, ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें थी। व्यापारिक फसलों में गन्ना वन्ना आ चुका था, यहाँ पे कपास आया था लेकिन उतने बहुतायत रूप में नहीं आया था। लेकिन अब ज़रूरत था कि भारत पे जोर दिया जाने लगा कि अब कपास को क्या करो, उपजाओ, मतलब यहाँ पे कपास को क्या करो, लगवाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे शुरू कर दिया गया, जो भी यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा अब कैसे लगवाया जाए, तो इन्होंने पूरा चैन बना दिया कि जो भी यहाँ पे साहूकार थे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साहूकारों को
यहाँ पे पूरा छूट दे दिया। अंग्रेजों के द्वारा इन साहूकारों को सपोर्ट दिया गया, ऋण दिया गया। क्या दिया गया? ऋण दिया गया कि ये ऋण जो है बिल्कुल आज की तरह कहाँ बांटो? किसानों में बांटो। कहाँ बांटो? किसानों में बांटो। एकदम सस्ता सस्ता ऋण बांटो किसानों में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसके लिए एक अनिवार्य तत्व जोड़ दिया गया कि इस ऋण को अगर दिया जा रहा है, सस्ता अगर दिया जा रहा है, तो किसानों के काम करना होगा कि उनको अपने खेतों पे अनिवार्य रूप से, ऐसा अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा? कपास यहाँ पे लगाना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं था, किसान भी खुश थे। लगा ठीक है भाई, कपास का मूल्य ठीक है तो अधिक होगा ही होगा, महंगा है कपास, तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो रहा है? चल रहा था। लेकिन जब ये गृह युद्ध खत्म होने के बाद, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? गृह युद्ध खत्म होने के बाद अब यहाँ पे पुनः सप्लाई क्या हो गया? शुरू हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? गृह युद्ध खत्म होने के बाद सप्लाई क्या हो गया? यहाँ से पुनः शुरू हो गया। सप्लाई पुनः क्या हो गया? शुरू हो गया। तो अब भारतीय किसानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक एक किसान कर्जा लिया है कि नहीं है? और किसानों का कर्ज जल्दी उतरता क्या है? नहीं, ये सबको पता है। इतनी क्योंकि मुनाफा नहीं होती है कि एक साथ यानी एक साल ठीक है, पैसा तो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन फिर उसमें क्या करना है? पूंजी भी लगाना है हमको, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति क्या हो गई? और ख़राब हो गई। अब जो भी ऋण लिया किसानों के नाम पे ऋण रड़ा ही गया। अब किसान यहाँ पे इतनी हालत ख़राब थी, कपास ले लेके इसको उसको, इस साहूकार को उस साहूकार को मंडियों में क्या कर रहे हैं? ठीक है, निहोरा कर रहे हैं, जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ले लो यार ले लो। अब साहूकार क्या करेगा? उन्हें पौने दाम में खरीदेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिससे कि इनकी लागत मूल्य भी क्या होती थी? निकाल नहीं पाती थी। तो कपास शुरू में बिल्कुल किसानों के लिए एक स्वर्ण साबित हुआ। लेकिन गृह युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के किसानों के लिए पूरा का पूरा समझो कि मैंने ठीक है कोयला हो गया पूरा, मैंने एकदम जल के खाक कर दिया किसानों को। कोई दिक्कत? चलो पढ़ो। अधिकाधिक मात्रा में राशि उधार दे सके। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक अस्वस्थ महसूस करते हैं। इन बातों का दक्कन के देहाती देखो यहाँ पे इलाकों में शुरू कर दिया गया। ठीक है, रेल का इस समय तक चल चुका है। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सब दिखाया गया है कि सब कैसे कपास क्या किया जा रहा है। इसमें देख रही हो सब जहाज़ों में भर भर के क्या किया जा रहा है? लादा जा रहा है। देखो बैलगाड़ी है ना यहाँ पे, सिंगल बैल वाला, डबल बैल वाला, सब कपास भर भर के ला रहे हैं। ठीक है, चलो। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। अलग ऊपर से। ठीक है, लगाओ भाई लगाओ, चलो। साहूकार भी दीर्घावधिक ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाली एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से आता था। सोचो, महज 2-3 साल के अंदर ये हाल है, 90% भाग। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। ठीक है, सब दिया हुआ है, ये पढ़ लेना, कुछ है नहीं, सब लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? गांठ पड़ी है, कपास की गांठ यहाँ पड़ी हुई है। चलो, ऋण का स्रोत क्या हो गया? सूख गया। चलो, समझ में आ ही गया होगा। चलो पढ़ो, खत्म करो जल्दी। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही, भारत के कपास व्यापार अमेरिका को अस्थायी रूप से स्थापित कर
कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने मीडिया वाला है, समझ में आया? चलो, संपादक है, एडिटर। चलो, दास राज्यों को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाने से भारत को कौन रोक सकता है? समझ में आ रहा कि नहीं आया? तो लंकाशायर वही है। इंग्लैंड में क्या है जगह? लंकाशायर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी कपड़ा के लिए। चलो, मैनचेस्टर है। हाँ वही है, मैनचेस्टर को क्या बोलते हैं? लंकाशायर बोलते हैं। चलो, 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग बढ़ती जा रही है और कपास की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबद्ध करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। कौन? अंग्रेज शुरू हो गया अपना। चलो, एक ओर तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि नहीं है कि भाई अब राजस्व में क्या करना है? अधिक देना है भाई। एक तो ऋण में क्या है? दबा है। अब कपास की सप्लाई क्या कर दिएगा? रोक दिया गया। चलो, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दी। बेचारे रैयत उस हालात में जबकि कीमतें और कपास के गायब हो रहे थे, सरकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकती? बस मैंने अपना एक होता है ना औपचारिक अपना छोड़ने के लिए, है कि नहीं है? भाई हमको इतना जरूरत है, दे दो। जरूरत नहीं है, लेकिन किसान उन पे ब्लेम ना कर पाए। खेल समझो इस चीज को। चलो, इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा, लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा था। अब समझ में आया क्यों किसान क्या हो गए? पगला गए। साहूकारों और किसका? व्यापारियों का जो भी रजिस्टर था, लेखा जोखा था, सब क्या कर दिया? जला दिया कि ना रहेगा ना हमको देना पड़ेगा। कुछ है नहीं, देखो कोई भारी चीज़ है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसको क्वेश्चन क्या कर सकता है, बना नहीं सकता है कि 1860 का दशक था, भारतीय किसानों के लिए बड़ा संकट भलाकार था, है कि नहीं है? एक तरह से बना, अंत नहीं है इसका। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो भाई हम लिख सकते हैं इसको। अन्याय का अनुभव, चलिए आप पढ़िए, खत्म करिए। क्या है इसके लिए अन्याय किसका हो गया? किसानों का हो गया। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। वे इस बात के लिए ही क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं, अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर है, बल्कि वे इस बात से ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ि रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और उन्हें विनियमित करते थे। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता था। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होनी चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए
दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपए के मूलधन पर 2000 रुपए से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। कितना परसेंट का समझ में आ रहा है? 200% क्या है अधिक है? क्या है अधिक? समय में बैंक 8% 9% में ब्याज दे देता है, बहुत लगता है तो 15% 10% लगता है। कितना परसेंट? 200%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो कितना अधिक है। अनेकानेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। पढ़ लो भाड़ा पत्र क्या लिखा है, देखो समझ में आएगा। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। जब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था, इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे भाड़ा चुकाना पड़ता था। और मने क्या हो गया? किसान और स्थिति खराब हो गई। उसे एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे कि भाई देखो न्यायालय में मैंने जो भी वो ठीक है कागज पत्र बना होता था। चलो नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था। सब बना था, होता है ना। किसान अभी मुसीबत में रहेगा तो उससे क्या करोगे भाई? कोई चीज़ लिख के, है कि नहीं है? अब अभी वर्तमान में लागू नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में लागू एक ही तरीके से होगा जब तुमको 10 रुपया 20 रुपया स्टाम्प पेपर में लिखोगे। ठीक है, स्टाम्प पेपर में लिखने के साइन करने का मतलब है कि वो भारत सरकार के द्वारा कोर्ट के माध्यम से क्या किया गया है? जारी किया गया है। तुमने उस पर लिखा है, अब उसको कोई झुठला सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो है लीगल चीज़। और अभी मैं तुमसे कागज़ बनवा रहा हूँ, साइन भी करवा रहा हूँ, तो मान्य होगा? वैसे तो कोई भी करवा लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चीज़ को समझना है तुम लोगों को। अभी इसीलिए बोलते हैं उसको स्टाम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाम्प में साइन कर लो भाई। स्टाम्प में भूल के भी साइन क्या करना है? नहीं करना है। और ना जो तुमने उसने प्रॉमिस कर लिया उसमें क्या करना पड़ेगा? तुमको करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात में खूब लोग बोलते हैं कि चल जब इतना दिक्कत है तो इतना जब भाई तुमको बाजी लगाने का शौक है कि नहीं है, तो स्टाम्प में साइन करो भाई। समझ में आया कि नहीं आया? 2 लाख 4 लाख गाड़ी ले देंगे, ये दे देंगे, है कि नहीं है? बोलते हैं ना लोग, दूर दूर फेंकते हैं, तो ध्यान रखना। मैंने आपको दिए ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियाँ, 7 सामान और 4 बैलों के साथ बेची है। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपए प्रति माह की दर से उनका किराया दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। समझ में आया? अब कोर्ट में क्या होगा? मान्य होगा, है कि नहीं है? रैयत समझो, देखो तभी ये सब जाके समझोगे, तभी भारत को तुम अंग्रेजों के समय क्या हुआ है, ठीक है, तब उस मार्मिकता को समझोगे कि किसानों के साथ शुरू से देख ही रहो किसान के साथ क्या हो रहा है और अंग्रेजों के समय क्या हुआ। अभी तक इतने शासक आए, भले किसानों के साथ कुछ भी हो रहा था वो छोटे समय के लिए था। अच्छा शासक आया ठीक कर दिया, खराब शासक आया बेकार कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने लगभग 150-200 सालों तक यही व्यवस्था क्या किया रखा? जारी रखा। पीढ़ियाँ निकल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे में किसान क्या करेगा? रैयत ऋणदाता को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। कौन? किसान। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धत्ता बताने की शिकायत करते थे। 1859 में अंग्रेजों का एक परिसीमन कानून पारित किया गया जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल कितने के लिए? 3 वर्षों के लिए क्या होगा? मान्य होगा। फिर भी 3 वर्ष क्या है? बहुत अधिक है कि भाई जो साइन किया गया है डेट से कितनी अवधि के लिए? 3 साल के लिए।
तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे बार बार नाम किसका आ रहा है, रैयत और ऋणदाता। कौन साहूकार का नाम आ रहा, यही समस्या है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए किसान बोल देगा हमको अंग्रेजों से दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हम रैयत रहना चाहते हैं, ठीक है, हमको ब्रिटेन के जो महारानी से कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग असली शोषणकर्ता कौन है। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में क्या कर लिया और रैयत को हर तीसरे साल एक नया बंद पत्र भरवाने लगा। भाई एक एक्सपायर हो रहा है, अब दूसरे पे क्या करो, साइन करो। जब कोई नया बॉन्ड हस्तांतरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता। नहीं समझ में आया कि भाई 3 साल के लिए बनाया गया, 3 साल में जो भी ब्याज लग रहा है कि नहीं है, फिर से 3 साल के लिए अब जो लगेगा, अब इसमें फिर से क्या किया जाएगा, ब्याज जोड़ लिया जाएगा, फिर अब इसमें नया हो जाएगा। इससे अब स्वाभाविक है कि पुराना वाला से, ठीक है, अब ये जो बन रहा है नया वाला, इसमें ब्याज क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे ही खेल होता था और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रैयत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी, किस प्रकार ऋणदाता लोग रैयत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे क्या करते थे, अपनाते थे। तो बॉन्ड टाइप का है, बॉन्ड मतलब समझ लेना यहाँ पे, अभी बॉन्ड सरकार या फिर अच्छी अच्छी कंपनियाँ क्या करती है, जारी करती है। जैसे सरकार के पास अगर पैसा की कमी हो जाए, सरकार क्या जारी करेगी, बॉन्ड जारी करेगी कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बॉन्ड जारी कर रहा हूँ 100 रुपये का, कितना, 100 रुपये का। तो बॉन्ड जारी करेगी, 100 रुपया का बॉन्ड जारी करेगी, तो जो व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो सरकार बोलेगी देखो 100 रुपये का बॉन्ड जारी कर रहा है, लेकिन तुम इसको अभी कितना में खरीद सकते हो, 95 रुपया में। कितना में, 95 रुपया में। और 2 साल बाद जब इस बॉन्ड को तुम किसी बैंक में लेके जाओगे, तुमको कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। तो फिर व्यापारी को क्या लग जाएगा, तांता लग जाएगा कि देखो 5 रुपये क्या मिल रहा है इसमें। तो बॉन्ड ऐसे ही जारी किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बॉन्ड है ये, ठीक है, मैंने 2 लोगों के बीच बना हुआ है। तब हम बॉन्ड जारी करेंगे तो कोई लेगा, नहीं लेगा। समझ में आया। मैंने ट्रस्टेड कंपनियां इतना घोर निराशा से देख रही हो, भाई हम एक IAS भी बॉन्ड जारी करेगा तो नहीं लेगा। अब खुश बॉन्ड जारी करने के लिए, ठीक है, एक ऑथराइजेशन प्रक्रिया होती है जो कि एक नॉर्मल इंसान जारी नहीं कर सकता है। जरूरी होता है। ट्रस्ट की तो बात दूर है, ट्रस्ट की तो यहाँ बात ही नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया है वो जरूरी है कि उसकी मतलब उस जो बॉन्ड को जारी करने के लिए तुम इलाइजिबल हो कि नहीं हो, योग्य हो कि क्या, अंबानी, हाँ वो जारी कर सकता है। तो बॉन्ड जारी क्यों करेगा, बस वो तो अपना शेयर ही बेच के क्या कर रहा है, मतलब अपना उसको पैसे की ज़रूरत है, तो भाई वो तो वैसे ही अपने कंपनी में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी देते रह रहा है। तो बॉन्ड वैसे लोग जारी करेंगे जो जिसको पैसे की क्या है, सख्त अभी ज़रूरत है, और उसके लिए, ठीक है, कंपनियां वगैरह करती है, बहुत कम करती है, बहुत इमरजेंसी में करती है। समझ में आ रहा है। कंपनियों का ज़्यादा, ठीक है, अपने में वो उनका हो जाता है। ज़्यादातर ये बॉन्ड जो जारी करती है सरकार खूब करती है। सरकार के पास जब भी कभी, ठीक है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है तो सरकार इस बॉन्ड को क्या करती है, लाती है। और जैसे सरकारी बॉन्ड का तो होता है प्रतिभूति। क्या होता है, प्रतिभूति, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो प्रतिभूति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बॉन्ड है कई टाइप का है। प्रतिभूति कहने में अजीब लगता है इकोनॉमिक्स में, लेकिन हिंदी में मीडियम हो तो लिखना पड़ेगा प्रतिभूति। बॉन्ड भी कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड खूब चलता है, ठीक है, बॉन्ड जारी कर सकती हो। समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत नहीं। भाई अब सरकार अब करेगी, अब इस बॉन्ड की कीमत सर ठीक है, अपने निश्चित मूल्य से सेलिंग मूल्य जितना इसका क्या होगा, कम होगा, लोग खरीदने में उतना ही क्या करेंगे, ड्रेस जा करेंगे। तो अब ये नहीं कि 100 रुपया 100 रुपये में 95 रुपया का, ऐसे तो सरकार का भाखा बढ़ जाएगा। 100 रुपया के 99 रुपया में, समझ में आ रहा है। एक पैसे के इसमें अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए की क्या होती है, मतलब लाखों मतलब हज़ारों करोड़ की बात होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 5,000 रुपया मार्जिन होगा, 1000 करोड़ का बिक गया तो सीधे मार्जिन उसका कितना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया।
खैर जो भी है यहाँ पे समझ में आया बॉन्ड का मतलब क्या होता है। चलो, तरह तरह के दस्तावेज और बंध पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत कम ही हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेज और बंध पत्रों में साफ साफ सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और ये विधि सम्मत माने नियम कानून से होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से परिवर्तनीय नहीं होगा तब तक उसका कोई मूल्य क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है कि भाई किसानों को बरगलाना क्या है, नहीं है, साहूकारों के द्वारा। माने जो भी लेटर जारी हो रहा है एक ऑथेंटिक होना चाहिए। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है वह सब बंध पत्रों बंध पत्र माने बॉन्ड की वजह से और दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही है। समझ में आया? उनके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे, अंगूठे का निशान लगा लिया जाता है। मैंने कुल मिला के यहाँ पे करने की कोशिश किया जा रहा है कि किसान को समझ में आ गया कि भाई इस कारण क्या है, सारा कारण कौन है, बॉन्ड ही है। इसीलिए सब क्या कर दिया, सब फूंक दिया, सब जरा दिया, सब जाके दिक्कत देख लेना। अब दक्कन दंगा आयोग देखो क्या कर रहा। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो आरंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी। कारण यही था, ठीक है, कि भारत ने जो कि 1857 की याद से सिंचित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगा के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच की आयोग बैठाए, क्योंकि भारत सरकार अब आ गया है। अभी तक भारत सरकार नहीं आया था, अभी तक क्या चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या आ गया है, भारत सरकार। और इस भारत सरकार को चलाने वाले कौन है, अंग्रेज लोग हैं। बोला कि भाई करो जल्दी, है कि नहीं है, नहीं तो 1857 में देखो कैसे भड़क गया, कितना हम लोग तेल निकाल दिया था सब। अब यहाँ पे वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1857 के बाद हो रहा है। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया गया, पेश किया गया। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है कि क्या है, एक ऑथेंटिक है। अभी जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है, एक रॉ मटेरियल है, समझ के इतिहासकारों के द्वारा लिखा जा रहा है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्ग, साहूकार और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दर, कीमत और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का क्या किया, संकलन किया। क्या है भाई, ये सही है कि क्या है। अब यहाँ पे देखो कुछ कह नहीं रहा है निष्कर्ष के रूप में कि ऐसे स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय यह हमेशा से याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए दंगा, ठीक है, दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया था कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, कि भाई विद्रोह क्यों हुआ, कहीं हमारे वजह से नहीं हुआ। और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह क्या थी, मैंने अपने आप को क्या करना, किनारे करना, क्योंकि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में क्या करना है, इनको जवाब देना है। इससे सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार, अब यही देखो, यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में संतोष या रोष कभी भी सरकारी कार्रवाई के कारण क्या हुआ, ये है अंग्रेजों का। सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मैंने ऊपर कौन है उनको भी पता है। देखो यहाँ पे अपने में लड़ा दिया गया। इस प्रकार सरकारी रिपोर्ट इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती है, लेकिन उन्हें हमेशा कैसे पढ़ना चाहिए, सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय सरकार का मतलब कौन था, ब्रिटिश अधिकारी। और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांत, वैधिक अभिलेख और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता को क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए, ना कि आंख में क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए।
कोई दिक्कत? नहीं। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो टॉपिक है अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त और जनजातीय समूहों के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ बातें हैं जो कहा गया है बुकानन के द्वारा, बस यही है। अब टॉपिक को अगर बोला जाए कि कहना क्या चाह रहा है कि नहीं है, थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट टॉपिक में बोल के दिखाओ तो अपने असर से बोल नहीं पाओगे, है कि नहीं है। अब ये नहीं कि बोलने का मतलब है कि अस्थाई बंदोबस्त में धंसे रह गए, रैयतवाड़ी में क्या रह गए, धंसे रह गए। मूल चीज़ को यहाँ पे समझ के क्या करना है, बताना है। और अभी से इस टॉपिक को, ठीक है, बहुत तथ्य नहीं है बहुत तथ्य नहीं है, तो अभी से इसको समझने का क्या करो, फोकस करो कि आखिर ये जो प्रक्रिया हो रही है तो इसका परिणाम क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है। अब जाके जब मेन सिलेबस में आएंगे तो पढ़ाएंगे तो कोई मैं अलग से कोई नया चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, इन्हीं सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगा, एक जगह पढ़ा दूँगा। समझ में आ रहा ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, सब तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट ही है, क्या कहूँ कि कौन नहीं है कौन नहीं है, लेकिन ये जड़ देगा अंग्रेज़ों को समझने के लिए कि देखो अंग्रेज कैसे कर रहे थे, आखिर कोई 150-200 सालों तक कैसे शासन कर लिया, ऐसे ही शासन किया, लड़ा के किसानों को साहूकारों से, हिंदुओं को मुस्लिमों से। डायरेक्ट कोई अगर विद्रोह करता तो फिर तो समस्या पैदा ही हो जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ी समस्या थी उनका। ठीक है, द्वंद्व जो नीति था, द्वैध शासन, द्वैध माने क्या होता है, दोहरा शासन। बंगाल से शुरू हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद से द्वंद्व शासन क्या हो गया, हमने द्वैध शासन क्या हो गया, शुरू हो गया। करो भाई, दीवानी हम ले लेंगे, फौजदारी तुम लोग रखो, भारतीय रखेगा, यहाँ का लोग रखेगा। समस्या होती थी। आगे चल के हिंदू मुस्लिम में जब लाया गया, ठीक है, जब मोंटेस्क्यू जब सुधार लाया गया, वहाँ पे भी द्वंद्व शासन दिखाई देगा कि बोलेगा केंद्र में हम रहेंगे या राज्य में कौन रहेगा, तुम लोग रहो देखो। लेकिन बातें हमारे ही लागू हो गई, केंद्र में हम क्या है। खैर ये आगे की बातें हैं, लेकिन अभी इस टॉपिक का पूरा जो मूल है, जनजातियों की स्थिति के बारे में तुमको जानने के लिए मिला और किसानों के बारे में जानने के लिए मिला। और किसानों के बारे में पूरा नहीं जानने को मिला, ठीक है। तो अगर देखें तो बंगाल और किधर, मद्रास की तरफ मिला जानने के लिए। कोई दिक्कत, मैंने मद्रास और बम्बई की तरफ, यही था ना, दूसरा नहीं था। महलवाड़ी को मैंने बता दिया, कम से कम अब उससे तो क्लियर हो जाएगा ना, लिंक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब सबसे कौन अच्छा व्यवस्था लग रहा है, अस्थाई था कि नहीं था, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तीनों में चीज कॉमन क्या है, किसानों का शोषण। एक जगह जमींदार कर रहा है, एक जगह ठीक है गांव का मुखिया कर रहा है, और एक जगह खुद कौन कर रहा है, साहूकार कर रहा है। और साहूकार के साथ साथ ठीक है अंग्रेज तो कर ही रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। समझ पा रही हो ना। तो चलो आज जाओ, लेक्चर मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ।